हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज हम इस पेपर का पार्ट सेकंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरी मैक्रो के बारे में देख लिया था। फर्स्ट पार्ट की आप अगर आपने नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में आप उसकी लिंक मिल जाएगी, वो भी आप देख लीजिए। और सेकंड पार्ट में हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन, संरक्षण और पारिस्थितिक पुनर्जनन क्षमता को बनाए रखने और भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरणीय संकटों के निवारण से ही धान्य विकास संभव हो पाएगा। तो ये आपको पढ़ने में ही लग रहा होगा कि सही है। देखिए, हम प्राकृतिक अगर संसाधनों को बचाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, उनका अगर विनाश नहीं होने देंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो लाभदायक हो, तो ये आंसर आपका ये आपका धारणीय विकास माना जाएगा और ये आपका सही माना जाएगा कि हाँ, ये कथन सही है। तो पहला वाला सही हो जाएगा। सेकंड हम देखते हैं कि कार्यबल का अनियमितकरण अनियमितीकरण इसे इरेगुलर भी कहते हैं से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपको पता है ना कि चारों में से कौन सा सही है। पहले आप पढ़िए और खुद अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कौन सा होगा। तो फर्स्ट देखते हैं कि समय के साथ कुल कार्यबल में भाड़े पर लिए गए अनियमित श्रमिकों के प्रतिशत में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखिए, समय के साथ आपको पता है कि रोजगार तो बढ़ता ही है। तो ये आपको बताना है कि ये सही हो या नहीं है। समय के साथ कुल कार्यबल में भाड़े पर लिए गए अनियमित श्रमिकों के प्रतिशत में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये तो होता ही नहीं है, सेकंड भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका वैसे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा और भी ये दो आप पढ़ सकते हैं। अब हम 20 क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे लोग जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं और आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है, वो क्या कहलाते हैं? वो कार्यबल कहलाते हैं, जो वास्तव में काम कर रहे हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ग। और अथवा में आपको दे रखा है कि आपको ये नहीं करना है, तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। अथवा वाला वैसा है अभिकथन और कारण वाला। आपको इसमें कारण भी बताना है कि सही है नहीं है। तो अभिकथन क्या है कि प्रमुख नीतिगत पहल यानी कि भूमि सुधार और हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में मदद की। तो पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हरित क्रांति के बाद ही हम दूसरे देशों पर जो निर्भरता है उसको कम कर पाए हैं। कृषि पर निर्भर लोगों के अनुपात में कमी आई है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि कृषि पर तो हमारी जो 3/4 आबादी है वो कृषि पर ही निर्भर होती है, लगभग 70 से 75 आबादी। हो सकता है ये आंकड़ा घट गया हो, लेकिन इतना भी नहीं जिसमें इसमें बता रखा है कि कृषि पर निर्भर लोगों के अनुपात में कमी आई है। तो ये आंसर बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। आपको पढ़ते ही पता चलना चाहिए कि सही है या गलत है। तो इसका हो जाएगा घ। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण के अंतर्गत जैविक तथा अजैविक तत्वों को शामिल किया जाता है, जो हमारे परिवेश को बनाते हैं तथा हमारे जीवन के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। देखिए, जैविक तत्व जिनमें जीव होता है उनको भी शामिल किया जाता है, और अजैविक तत्व जो निर्जीव होते हैं। जैविक तत्वों में पेड़ पौधे आ जाएंगे, जितने भी जानवर वगैरह हैं ये सब जैविक तत्वों में आ जाएंगे। अजैविक तत्वों में जितने भी पहाड़, झरने, पौधे, मतलब पहाड़, झरने, पत्थर और भी जितनी चीज़ें हैं वो अजैविक तत्वों में आ जाएंगी। तो ये सब एक पर्यावरण के परिवेश को बनाते हैं और ये हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो आपका गय हो जाएगा इसमें सही। इसमें भी एक अथवा में दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि सत्य है असत्य है। तो किसानों को उपभोक्ताओं के कदाचार से बचाने के लिए विनियमित बाजारों का आयोजन किया जाता है। तो ये कथन देखिए असत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है कि डैश खेती की एक प्रणाली है जो खेती के लिए जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो ये जैविक खेती हो जाएगी, क्योंकि इसमें आप ये तीनों देखेंगे तो इसमें आपको ये लगेगा ही नहीं कि ये तीनों आ रहे हैं। देखिए, पशुपालन खेती की एक प्रणाली है, ये भी गलत हो जाएगा। बागवानी एक खेती की एक प्रणाली है, ये भी गलत हो रहा है कि जीवन निर्वाह खेती की प्रणाली है। तो आप यहाँ पे जैविक खेती देखेंगे तो जैविक खेती एक प्रणाली है जो जैविक खेती खेती की एक प्रणाली है जो खेती के लिए जैविक आगतों के प्रयोग पर निर्भर करती है। तो ये सही हो जाएगा आपका। और इसमें भी अथवा में दे रखा है। देखिए, अथवा में आपके क्वेश्चन आते हैं बहुत, तो आपके पास चांस होते हैं कि आपको पहला नहीं आ रहा तो आप अथवा जरूर पढ़िए, क्योंकि आपको ऐसा हो सकता है कि आप पहला वाला नहीं आ रहा हो और अथवा वाला आपको आता हो।
तो इसमें भी आपको बताना है कि कौन सी प्रक्रिया शामिल है। पहले आपको इनमें पढ़ना है, फिर नीचे वाले जो आपके आंसर है इनमें से आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला बताइए कि कृषि उत्पादों का संग्रहण और पैकेजिंग किया जाता है, ग्रेडिंग। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। कृषि उत्पादों को बढ़ाने के लिए उच्च उपज किस्म के बीज और उर्वरक शामिल है। हाँ, और कृषि उत्पादों का भंडारण और वितरण भी किया जाता है। कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण और परिवहन भी किया जाता है। तो इसमें शायद उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसमें 1, 3 और 4 है। दूसरा वाला इसमें डिलीटेड है। देखिए आप उसमें देखेंगे जो आपका ग्रामीण विकास वाला चैप्टर है, तो उसमें आपको ये 3 चीज़ें बता रखी होंगी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। सेकंड वाला इसमें नहीं बता रखा, तो ये गलत हो जाएगा आपका, और ये वाला सही हो जाएगा। इसमें गया आंसर आ जाएगा आपका। 23 हम देखते हैं। इसमें आपको मिलान करना है। देखिए सबसे पहले मिलान कीजिए आप, फिर नीचे वाले आंसर आपको बताना है कौन सा सही है। तो हरित क्रांति आपको पता है कि हरित क्रांति जो हमारे अनाज हैं, जो गेहूँ चावल, खासकर गेहूँ चावल, इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी, क्योंकि हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, ज़्यादातर अमेरिका पर निर्भर थे इन फसलों के लिए। तो हरित क्रांति इससे मिल जाएगी। श्वेत क्रांति आपको पता है, श्वेत क्रांति गुजरात से चलाई गई थी, ऑपरेशन फ्लड आपको पता होगा। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए चलाई गई थी। स्वर्णिम क्रांति, तो देखिए आपको पता है कि बागवानी के उत्पादन के लिए, तो स्वर्ण क्रांति बागवानी आ जाएगा। नीली क्रांति ये जो बच गया, जो मत्स्य उत्पादन के लिए, तो ये आंसर आपके आ जाएंगे। और इसमें अगर आप देखें तो आपका ये कै वाला ही आंसर आएगा, फर्स्ट का थर्ड ये वाला। तो आप 24 देखते हैं हम। निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना है आपको। तो अभिकथन एक है कि रेलवे के निर्माण से भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। तो ये तो गलत ही हो जाएगा। इससे हमें फायदा हुआ है, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ने भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ाया है, जिससे भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तुलनात्मक अर्थनिर्भरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो ये सही हो जाएगा। तो देखिए पहला इसमें गलत दे रखा है, दूसरा सही दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेलवे के निर्माण से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है। तो देखिए फायदा हुआ है, इसमें नुकसान बता रखा है। अब हमारा 25 है। पहले आप इसको देखना है। इसमें नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इस डैश में आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है इसकी। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी आंसर जो हो जाएगा वो घ हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। और 26 हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों अभिकथन, फिर वो ही है अभिकथन और कारण वाला। आपको बताना है कि शिक्षा पर निवेश मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत है। तो बिल्कुल है, शिक्षा पर हम निवेश करेंगे तो आगे जाकर जो बच्चे होंगे वो हमें और ज़्यादा मानव पूंजी का निर्माण करेंगे। तो इन्हीं से तो निर्माण होता है। तो शिक्षा पर निवेश करना एक लाभदायक होता है और एक स्रोत है ये मानव पूंजी निर्माण का। देखिए मैंने सारे चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है, सभी चैप्टर्स की आपको लिंक मिल जाएगी। इस चैप्टर की भी इस चैप्टर की वीडियो भी मैंने बना रखी है, ये चैप्टर भी आप देख सकते हैं। और शिक्षा पर निवेश मूलभूत कौशल का विकास करता है तथा नवाचारों को बढ़ावा देता है। तो मुझे लगता है कि दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो देखिए कथन क्या कहते हैं, तो कथन यही कहता है कि दोनों सही है और जो हमारा कारण है वो सही व्याख्या भी करता है। तो इसका क्या ही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। फिर आपके पास अभिकथन और कारण। देखिए ऐसे वाले क्वेश्चन अब ज़्यादा आने लग गए हैं आपके पेपर में। अभिकथन और कारण वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके आने लग गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों पर आप ज़्यादा विचार कीजिए। आप जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, तो वो वाले क्वेश्चन के ज़माने गए हैं, अब वो वाले क्वेश्चन नहीं आते। अब आपकी क्षमता को परखने के लिए ऐसी क्वेश्चन देती है सीबीएसई कि आपका मूल्यांकन हो सके कि आप कितना सोच सकते हैं। तो अभी इसमें अभी कथन देखते हैं कि 50 वर्षों के आर्थिक विकास के बाद भी भारत और पाकिस्तान की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग अभी तक कृषि पर निर्भर है। हाँ ये सही हो सकता है, सही है ये। स्वतंत्रता के पश्चात भारत और पाकिस्तान ने सार्वजनिक क्षेत्रों पर भरोसा जताया था। हाँ दोनों सही हैं। अब देखते हैं कथन क्या कहता है कि दोनों सही है, पर जो हमारा कारण है वो इसकी व्याख्या सही नहीं करता। दोनों तो सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं करता, तो आपका ख हो जाएगा आंसर। और हम 28वां देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कार्यबल के अनौपचारिकरण की अवधारणा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो जो हमारा अर्थव्यवस्था में जो कार्यबल लगा है, कार्यबल का मतलब है जो काम करने वाले व्यक्ति है उनका जो हिस्सा लगा है, उन पर हम
उनका जो अनौपचारिकरण है उस पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो हाल ही के वर्षों में भारत में कार्यबल का औपचारिक क्षेत्र से अनौपचारिक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व बदलाव देखा गया है। कुल कार्यबल में अनौपचारिक कार्यबल के अनुपात में वृद्धि की इस प्रक्रिया को कार्यबल के अनौपचारिकरण के रूप में जाना जाता है। तो ये वाली लाइन आप लिख सकते हैं, अगर आए तो वैसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं आप ऐसी लाइन लिखें। अब अथवा में दे रखा है कि देश की शैक्षिक अवसरों के विस्तार की आवश्यकता है। हाँ, देश में जितनी ज़्यादा शिक्षा बढ़ेगी उतना ज़्यादा लाभदायक होता है, इसलिए शिक्षा बढ़ानी चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो आप बता सकते हैं हाँ बिल्कुल सहमत है, और अपने उत्तर की आपको तर्क सहित आपको व्याख्या भी करनी है। तो हाँ, देश में शैक्षिक अवसरों के विस्तार की आवश्यकता है। यह मानव कौशल को बढ़ाकर विकास की प्रक्रिया को बढ़ाता है। अतः शिक्षा आर्थिक विकास में योगदान देती है। शिक्षा पर निवेश अपनी भावी आय को बढ़ाने के लिए और अपने रहन सहन के स्तर को बढ़ाने के लिए होता है। शिक्षा बेहतर सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। यह व्यक्ति को जीवन में बेहतर चयन करने योग्य बनाती है। यह समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझाने हेतु ज्ञान प्रदान करती है तथा नव प्रवर्तन को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ नई तकनीकों को अपनाने में सहायता भी करती है। तो आप बता सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा है, अगर उसमें हम बढ़ोतरी करते हैं, नई नई स्कूल्स खुलवाते हैं, नई नई कॉलेज खुलवाते हैं, तो वो बच्चे भी पढ़ पाएंगे जिनको एजुकेशन नहीं मिल पाती। अगर उनको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी तो वो भी जो हमारे गरीब बच्चे हैं जो ही पढ़ नहीं पाते, कभी स्कूल ही नहीं जा पाते, वो भी पढ़ पाएंगे। और इससे क्या होगा कि मानव पूंजी का निर्माण भी होगा और वो बच्चे शिक्षित भी हो पाएंगे और देश ज़्यादा शिक्षित हो पाएगा, ज़्यादा फिर साक्षरता दर हमारी बढ़ पाएगी। तो इससे आप बता सकते हैं कि ये एक लाभदायक ही होगा। और 29 है कि चीन के विकास में ग्रेट लीप फॉरवर्ड रणनीति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। देखिए, आपको पता है कि चाइना ने एक औद्योगिक नीति अपनाई थी जिसे द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कहा जाता है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं तो 1 मार्क्स में कि GLF की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड। तो 1958 में अपनाई गई थी। इसमें हुआ क्या था कि जो चाइना के पहले क्या की, चाइना आपको पता है कि 1949 में मतलब वहाँ पे चीनी क्रांति आ गई थी। उसके बाद से उसका विकास माना जाता है, लेकिन उसका विकास उस टाइम पे हो नहीं रहा था। तो उसने एक ये नीति अपनाई थी। इसके द्वारा वहाँ पे जगह जगह उद्योग स्थापित किए गए, औद्योगिकरण किया गया सभी का, और उससे वो आगे विकास के पथ पर चल पाया। तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं और ये आप पढ़ भी सकते हैं। अब 30 हम देखते हैं कि आपको एक केस स्टडी वाला दे रखा है, इसके आधार पर आपको आंसर देना है। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर भारत में कार्यबल के क्षेत्रीय वितरण में प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ तो कि कार्यबल ज़्यादा पूछा जा रहा है इसमें। तो रोजगार के बारे में हो सकता है कि एग्जाम में आपके नहीं हो रिपीटेड। तो इसमें आपको एक सारणी दे रखी है, इसमें आपको बताना है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है हमारे उसमें 70.3% परसेंटेज है। जो प्राथमिक क्षेत्र हमारी जो मतलब जो कृषि के जो सेक्टर होते हैं उनमें, और औद्योगिक क्षेत्र में 10.9 है, सेवाओं में 14.18 है, और कुल हमारा 100 हो गया ये प्रतिशत। ये 100 में से दिखाया गया है प्रतिशत, और ये 1972-73 का आंकड़ा है। और हम सीधा अगर 2011-12 पे आए तो ये हमारा मतलब कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम हो गई पहले की तुलना में, 48.9 हो गई, 48.9 हो गई, और इसमें 24.3 हो गई, इसमें बढ़ गई है द्वितीय क्रियाओं में, और इसमें भी बढ़ गई है 26.8 हो गई है। तो ये पूरा 100 दे रखा है। तो इसमें अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती हुई दर से बढ़ रही है, मतलब ये घटती जा रही है, ये घटती जा रही है, और ये वाली बढ़ती जा रही है, ये दोनों बढ़ती जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम मतलब 1972 और 73 की हम तुलना करें आज से, तो जो हमारी कृषि क्षेत्र है उस पर निर्भरता कम हुई है, और जो हमारे उद्योग है उनमें निर्भरता बढ़ी है। जो सेवाएं हैं, परिवहन के जो साधन, उन पर मतलब निर्भरता बढ़ी है, और कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है। इससे ही आपको ये पता लग रहा है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि कृषि कार्य से गैर कृषि कार्य में काफ़ी बदलाव आया है। 1972-73 में लगभग 74% कार्यबल प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ था, जो 2011-12 में घटकर लगभग 49% रह गया। भारत में द्वितीयक और सेवा क्षेत्र कार्यबल के लिए आशाजनक भविष्य दिखा रहे हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको, ज़्यादा पढ़ेंगे इसमें ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें आपको तुलना बतानी है कि पहले से क्या हुआ था अब क्या हुआ।
31 है कि लघु उद्योग का संरक्षण और बड़े पैमाने के उद्योग का नियमन 1991 से पहले प्रचलित था। दिए गई कथन के औचित्य की पुष्टिकरण कीजिए। तो आपको बताना है कि जो हमारे छोटे उद्योग है उनका संरक्षण, उनका बचाव, और जब हमारे बड़े पैमाने के उद्योग है उनका नियमन, ये 1991 से पहले ही प्रचलित था। आपको बताना है ये कथन सत्य है, क्योंकि 1991 से पहले यह आर्थिक नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। उस अवधि के दौरान सरकार बड़े पैमाने के उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए लघु उद्योगों की रक्षा करता था। एमआरटीपी अधिनियम जैसे कई अधिनियमों के माध्यमों से बड़े पैमाने के उद्योग को विनियमित किया गया था। तो ये आप ऐसे इसे पढ़ सकते हैं और इसका भी आंसर आप दे सकते हैं। देखिए थ्योरी वाले क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, इसमें आप खुद के अपने बना के आप कर सकते हैं आंसर। तो आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए। अब 32 हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संकेतों से आप क्या समझते हैं, आप कितनी दृढ़ता से महसूस करते हैं कि उन्हें विकास के संकेतक के रूप में माना जाता है। इसकी भी आप व्याख्या करनी है। तो स्वतंत्रता संकेतों को ऐसे संकेतों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी देश के लोगों के नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के मापदंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वतंत्रता संकेतक सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेने में भाग लेने के लिए लोगों को प्राप्त स्वतंत्रता से संबंधित है। स्वतंत्रता संकेतक जीवन की गुणवत्ता को इंगित करते हैं जो एक अर्थव्यवस्था के कामकाज का प्रतिनिधित्व करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि नागरिक स्वतंत्रता का विस्तार सामाजिक संघर्ष को कम करने और कानून के शासन के पालन को प्रोत्साहित करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इसलिए हम दृढ़ता में महसूस करते हैं कि स्वतंत्रता संकेतों को विकास के संकेतक के रूप में माना जाता है। आप इसको पढ़े तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही हार्ड दे रखे हैं, हार्ड वर्ड यूज कर रखे हैं। तो आपको नॉर्मली टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने शब्दों में लिखिए इन आंसर्स को। तो आप अपने शब्दों में लिखें तो अभी आपको मार्क्स फुली मिलेंगी। तो हमें ऐसा थोड़ी करना होता है कि हमें बुक की भाषा ही लिख के आनी होती है, वहाँ पे पेपर में बुक की भाषा ही आप छाप के आएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, आप अपने शब्दों में लिखिए, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें अथवा में भी दे रखा है ये वाला, वैध कारणों से भारत और चीन के दिए गए आंकड़ों की तुलना करनी है। चीन और भारत के आंकड़े दे रखे हैं, इनमें आपको तुलना करनी है। तो जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है वो भारत में 1.2% है, यानी कि भारत में ज़्यादा है, चीन में फिर भी कम है 0.5%। हमारी जनसंख्या 2 गुनी दर से बढ़ रही है, यानी कि चीन से हम देखें तो केवल 2 से 2.5 गुना बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है चीन से ज़्यादा। और लिंग अनुपात हम देखें तो भारत में 9:9 स्त्रियां हैं 1000 पुरुष पे, और चीन में 941 स्त्रियां हैं 1000 पर। तो ये आंकड़ा ये दिखाता है कि भारत में लिंग अनुपात कम है और चाइना में ज़्यादा है। तो ये एक कन्या भ्रूण हत्या को भी दिखाता है। तो इसमें आंकड़ा आप बता सकते हैं कि ये आप कैसे बताएंगे। तो इसमें आप बता सकते हैं कि भारत की जो जन्म दर है वो अत्यधिक तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन चाइना की वहीं पे नहीं बढ़ रही है, यानी कि वहाँ पे घटती दर से बढ़ रही है, आप ये बता सकते हैं। और ये बता सकते हैं कि भारत का लिंग अनुपात कम हो रहा है, इससे ये दर्शाता है कि ये भ्रूण हत्या ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, यानी कि जो हमारे जो गर्ल होती हैं उनको जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है पेट में ही। और चाइना में आप बता सकते हैं कि वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, भारत की तुलना में ज़्यादा है, आप ये बता सकते हैं। इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन भारत की तुलना में ज़्यादा है, आप देखें तो 12 स्त्रियाँ ज़्यादा हैं। तो ये आप इसका आप दे सकते हैं, ये वाला आप पढ़ भी सकते हैं इनको। और 13 हम देखते हैं कि वैश्वीकरण शब्द की व्याख्या कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्वीकरण की दीर्घकालीन व्यापार नीति की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण आपको बताना है। देखिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बता रखी है जिसमें एलपीजी के तीनों बता रखे हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तीनों बता रखे हैं। वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, और इसके फर्स्ट पार्ट की भी वीडियो आप देख लेना। तो आपको बताना है कि वैश्वीकरण क्या है, और सेकंड आपको बताना है कि निजीकरण के विपक्ष में कोई दो तर्क देने हैं। तो वैश्वीकरण का मतलब है कि आज पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में जुड़ गई है। आप जिस फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी वैश्वीकरण का ही परिणाम है। मतलब आप किसी भी यूट्यूबर की आप वीडियो मतलब घर बैठे देख रहे हैं तो ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। किसी देश की बनी हुई सामान का उपयोग कर रहे हैं आप घर पे बैठे हुए, तो ये भी वैश्वीकरण का ही परिणाम है। तो वैश्वीकरण बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत अनेकों एग्जाम्पल है आपके पास देने के लिए। और वैश्वीकरण एक ये पॉलिटिकल का टॉपिक भी है और आपके इकोनॉमिक्स में भी है।
इसलिए आपकी एक फ़ायदा हो गया कि आपको दोनों के बारे में एक ही चीज़ पढ़नी है। और इसमें व्यापार नीति की व्याख्या करनी है आपको। 3-3 नंबर के दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, 6 नंबर के हैं। और निजीकरण के विपक्ष में भी आपको कोई तर्क देना है। निजीकरण का मतलब है कि जो हमारे उद्योग है वो सब प्राइवेट हो कर दिए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, तो इसके विपक्ष में आपको बताना है कि ये सही थे या नहीं थे। तो ये आप पूरा आंसर इसका देख सकते हैं। और अब लास्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन की 14 है हमारे आपके पूरे पेपर में क्वेश्चन। और आपका जो पेपर आएगा उसमें भी 34 ही होंगे, सॉरी 14 मैंने बोल दिया, 34 होंगे। तो इसमें फर्स्ट दे रखा है कि भारतीय विकास नीति में रोजगार को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। रोजगार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, रोजगार होगा तभी हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी। अगर आप सपोज दैट ये मान लीजिए कि रोजगार ही नहीं हो तो ये क्या काम आएंगे इतने बड़े बड़े उद्योग, क्या काम आएंगे जो ये मालिक होते हैं उद्योगों के, क्या क्या काम रह जाएगा इनका फिर? अगर रोजगार ही नहीं होगा, कोई व्यक्ति रोजगार करने के लिए राजी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा बताओ इनका, उद्योगों का। तो रोजगार तो आवश्यक है ही। तो इसमें आप बहुत से पॉइंट लिख सकते हैं क्यों आवश्यक है। आप ज़्यादातर आपको 3-4 पॉइंट लिख सकते हैं आर्थिक विकास के लिए। सेकंड है कि मानव पूंजी निर्माण की किन्हीं 2 स्रोतों का के विषय में आप संक्षेप में बताइए। तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों के बारे में आप बता सकते हैं, ये दोनों महत्वपूर्ण घटक है इसके। तो फर्स्ट का आप देख ही रहे हैं, सामाजिक प्रभाव और गरीबी में कमी, सामाजिक प्रभाव ये। और दूसरा आप दे रखे हैं कि शिक्षा पर व्यय और स्वास्थ्य पर व्यय। तो ये एक अथवा में भी दे रखा है, ये गद्यांश का है आपको, तो इसमें भी आप गद्यांश की कर लिए। ये मैंने पूरी फोटो ली नहीं है इसकी। तो आपकी ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। इसका भी आप आंसर देख लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं था इस पेपर में। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। तो हाँ, और कमेंट में आप बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।